नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्यागी। 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। पूरे दिन की बड़ी खबरें, राजनीति से गुनाह और खेल से कारोबार तक, हर जगह की खबर 24 घंटे 24 रिपोर्टर की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। मोदी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी तो सीमा पर पाक की तरफ से हुई फायरिंग। महंगाई और मानसून के मुद्दे पर मंत्रियों ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंटेशन। और इराक संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, शेयर बाजार में भारी गिरावट, लेकिन देश में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जो गैस सिलेंडर की जिस दर पे मिल रहा था, जितने मिल रहा था उतना ही मिलेगा। डीजल पेट्रोल की जो दर अभी बाजार में है वही रहेगा। पेट्रोलियम मंत्री का ऐलान, नहीं बढ़ेंगे डीजल रसोई गैस के दाम। सरकार ने सूखे और महंगाई से लड़ने का भी प्लान बनाया। इस साल कम बारिश होने की आशंका के बीच मोदी सरकार ने हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मोदी ने मंत्रियों की बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि मानसून खराब होने की स्थिति में किसानों को कैश के रूप में डीजल सब्सिडी दी जाएगी। सूखा प्रभावित इलाकों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, सबसे ज्यादा प्रभावित और सामान्य। खड़ी फसल खराब होने पर किसानों को नकद मुआवजा दिया जाएगा। देश में गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार हैं। सरकार ने राज्यों को सूखा पड़ने की स्थिति में बीज से लेकर पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऑर्गेनिक खेती, मिट्टी की सेहत से लेकर तमाम मुद्दों पर मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत हुई। मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। आगे उन्होंने लिखा है, हमने इस बात पर चर्चा की कि किस तरह नए आइडिया जैसे लैब से लैंड के जरिए कृषि को और मजबूत बनाया जाए, जो किसानों की मदद की जाए। पिछले 4 महीनों में आज शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 348 अंक की गिरावट दर्ज की गई। मुंबई शेयर बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 348 अंक लुढ़ककर 25,228 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108 अंक टूटकर 7,542 पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के मुताबिक इराक को लेकर बढ़ती चिंता और कच्चे तेल में आए उछाल की वजह से ये गिरावट दर्ज की गई है। इराक में फिर खराब हुए हालात। अमेरिका ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए हमले की चेतावनी दी। कच्चा तेल महंगा हुआ। इराक में धीरे धीरे सुन्नी चरमपंथियों का कब्जा बढ़ रहा है। इराक के उत्तरी और पूर्वी भाग में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। देश के उत्तरी भाग में मोसूल और तिक्रित पर कब्जा करने के बाद सुन्नी इस्लामी चरमपंथी राजधानी बगदाद और ईरान की सीमा के पास दियाला प्रांत में घुस आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि कोई भी ये नहीं देखना चाहता है कि आतंकवादी इराक के अंदर अपने पैर जमाएं। हम जो भी कार्रवाई करें उसमें इराकी नेताओं की गंभीर और ईमानदार भागीदारी होनी चाहिए। इराक में मचे हाहाकार ने भारत में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक लगातार बढ़ रही तेल कीमतों की वजह से ही भारत में भी शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हुई फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट की घटनाओं के बीच हरकत में आई केंद्र सरकार। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन की जानकारी मिलने के बीच आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय पहुंचे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने सेना मुख्यालय के वार रूम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली, सेना प्रमुख विक्रम सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल के साथ लंबी बैठक की और भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन की ये चौथी घटना है। नरेंद्र मोदी ये भी जताना चाहते हैं कि उनकी दोस्ती की पहल को पाकिस्तान उनकी कमजोरी न समझे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के जम्मू कश्मीर के दौरे से ठीक पहले जम्मू के मेंढर सेक्टर में की गई पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग। बताया जा रहा है कि आज सुबह 7:30 बजे से 7:55 तक जम्मू के मेंढर, बिम्बर गली, खेरी के 3 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। इस दौरान 81 mm के मोर्टार शेल भी दागे गए। रिहायशी इलाकों पर भी फायरिंग की खबर है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। सेना अधिकारियों के मुताबिक चौकियों पर मुस्तैद भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि जब भारत पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाने की कोशिशों में जुटा है, तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के दौरे से एक दिन पहले राजौरी और पुंछ में फायरिंग हुई। युद्ध विराम का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में फायरिंग की गई है। पुंछ और राजौरी के रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है। क्या ये महज संयोग है
कि कल रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले ये हमला हुआ है। कश्मीर के मेंढर, पुंछ और राजौरी में सीमा पार से हुई भारी गोलीबारी और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। सिर्फ सीमा पार से फायरिंग ही नहीं, बल्कि पुंछ में हुए ब्लास्ट ने भी पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास 2 ब्लास्ट हुए। पहली घटना सुबह 9:15 बजे ताराकुंडी में हुई, जिसमें एक जवान शंकर सिंह शहीद हो गए, जबकि 3 जख्मी हैं। ब्लास्ट की दूसरी घटना शाम 5:30 बजे भिम्बर गली में LOC के करीब हुई, जिसमें एक मेजर समेत 5 जवान जख्मी हैं। ABP न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही ब्लास्ट नियंत्रण रेखा के 500 मीटर के दायरे में हुए हैं। आमतौर पर सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा के इतने करीब विस्फोटक नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी घुसपैठियों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। सीमा पार से फायरिंग पर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। पूछा, अब क्यों चुप है प्रधानमंत्री? हमारी जब सरकार थी तो बहुत आफत हमारी किए रहते थे सीज फायर को उल्लंघन पे। हमसे कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ देखो भी मत, उनकी तरफ जो है निगाह तक न डालो, और अब जो है बिल्कुल चुप है। ये तो प्रधानमंत्री को देखना है। उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, शॉल भी दी थी, शॉल ली भी थी। अब ये वो देखें कि पाकिस्तान के इस एटीट्यूड को वो क्या नाम देंगे। अटल जी गए थे लाहौर, तब कारगिल हो गया था। आज एक बार आपने फिर बुलाया है तो ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। जम्मू के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सुबह 7:30 बजे से 7:55 तक भारी गोलीबारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चिट्ठी का जवाब भेजा है। मोदी ने अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई है और कराची हमले की निंदा भी की है। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को लिखी जवाबी चिट्ठी में मोदी ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई है। मोदी ने नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ के आने का शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा मोदी ने कराची हमले की निंदा करते हुए उसमें जान गंवाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। इससे पहले नवाज शरीफ ने 2 जून को नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और अनसुलझे मसलों का हल निकालने की इच्छा जताई थी। विवादों के बाद गोवा के 3 मंत्रियों समेत 6 विधायकों ने ब्राजील का दौरा रद्द कर दिया है। वो वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने जाने वाले थे। भारी आलोचना ने गोवा की बीजेपी सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। गोवा के 3 मंत्री और 3 विधायक को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। सुबह खबर आई थी कि वो सरकारी पैसे की जगह अपने पैसे से ब्राजील जाएंगे, लेकिन शाम होते होते दौरा ही रद्द कर दिया गया। पहले इन मंत्रियों और विधायकों को सरकारी खर्च पर 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के लिए ब्राजील भेजा जा रहा था। दौरे के लिए 89 लाख रुपए का बजट भी पास कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे जब फिजूल खर्ची बताया तो दबाव में दौरा रद्द करना पड़ा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर में नारेबाजी, छोटी सी बात को लेकर वकीलों से नोकझोंक। चुनाव जीतने के बाद पहली बार वरुण गांधी अपने चुनाव क्षेत्र सुल्तानपुर गए थे। वरुण के स्वागत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। वकीलों ने वरुण को माला पहनानी चाहिए तो वरुण ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर वरुण और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई। गुस्से में वरुण कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। वरुण गांधी इस बार सुल्तानपुर से सांसद बने हैं। पिछली बार वो पीलीभीत से सांसद बने थे। राज्यसभा के 6 सांसदों पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। LTC यानी लिव ट्रेवल कंसेशन मामले में दर्ज किया केस। सीबीआई ने आज दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। जिन सांसदों के खिलाफ LTC घोटाले में केस दर्ज किया गया है, उनमें राज्यसभा के मौजूदा सांसद डी बंदोपाध्याय, ब्रजेश पाठक, लियाना लालमीन के अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद महमूद ए मदनी, रेणु बाला प्रधान और जयप्रकाश नारायण सिंह शामिल हैं। सांसदों पर फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास दिखाकर LTC के लिए दावा किए जाने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा में देश के सबसे बड़े जंगी विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर होंगे सवार और नौसेना की ताकत का लेंगे जायजा। विमान वाहक पोत पर तैनात कई विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ानों से मोदी का स्वागत किया जाएगा। इन विमानों में MiG-29 भी शामिल है। INS विक्रमादित्य 45,000 टन का भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे नया पोत है।
INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है और करीब 20 मंजिला है। इसमें 22 डेक हैं और करीब 1600 कर्मी सवार हो सकते हैं। समंदर में INS विक्रमादित्य एक तैरते हुए शहर की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा जो कि भूटान के लिए हो रही है, उसके यहाँ पर भूटान में किस तरह की तैयारी चल रही है उसका अंदाजा मिल सकता है भूटान के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पारो में देखा जा सकता है। यह जो तैयारी है जो कि भूटान पुलिस और भूटान की सेना के जवान हैं यह तैयारी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तब उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए देखा जा सकता है। थिम्पू की सड़कों पर ये तमाम जो रंगीन पताखे लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, ये सारा का सारा जो इंतजामात है, जो तैयारी है वह नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए है। किस तरीके से भूटान में महत्व दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, उसका ये साफ संकेत है। और माना यह जा रहा है कि कुछ हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर भी कुछ समझौते हो सकते हैं और जाहिर है यही उम्मीद इस पोस्टर में भी दिख रही है। जो ये बड़ा सा ये होर्डिंग लगा हुआ है ताला हाइड्रो पावर प्लांट का। कैंपाकोला सोसाइटी को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब अटॉर्नी जनरल से राय लेगी। कानूनी लड़ाई हारने के बावजूद भी लोग अपने फ्लैटों में डटे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई मंत्रियों ने मानवीय संवेदना के तहत कैंपाकोला सोसाइटी से निकाले जाने वाले लोगों के बारे में चिंता जताई है। इस पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने देश के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कानूनी राय लेने की बात कही है। कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट में रहने वालों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। बीएमसी ने घर खाली करने के लिए 17 जून तक की आखिरी मोहलत दी है। कैंपाकोला सोसाइटी में कुल मिलाकर 102 फ्लैट अवैध है, जिसे तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। महाराष्ट्र का नया जिला होगा पालघर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आज फैसला हुआ कि ठाणे जिले को 2 हिस्सों में बांटकर पालघर इस नए जिले की निर्मित की जाए। इसके लिए अब कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र का 36वां जिला पालघर 1 अगस्त से अस्तित्व में आ जाएगा। नए जिले का मुख्यालय पालघर में बनेगा। नए जिले पालघर में पालघर के अलावा जवार, मोखाड़ा, तलासरी, वसई, वाड़ा, डहाणू, विक्रमगढ़ ये तहसील होंगे। ठाणे जिले को विभाजित कर नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। गुरुवार शाम को हुए हादसे में 2 डीजीएम समेत 6 लोगों की मौत। भिलाई स्टील प्लांट हादसे की जांच दुर्ग के एडिशनल डीएम करेंगे। इस बीच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपने स्तर पर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के आदेश दे दिए हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर सीएम रमन सिंह से फोन पर बात की और मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना जाहिर की। गुरुवार की शाम करीब 6:10 को भिलाई स्टील प्लांट में गैस के रिसाव होने की वजह से 2 अधिकारियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी में महिलाएं क्या, छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं बदमाश। अमरोहा के गजरौला रेलवे स्टेशन पर 7 साल की बच्ची के साथ रेप के खुलासे ने सनसनी फैला दी। वारदात के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची रात करीब 11:30 बजे रेलवे स्टेशन पर अपनी दादा दादी के साथ सो रही थी, तभी इस लड़के ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया। इनके दादा दादी को रात में नींद लग गई। इसी बीच एक लड़का इस लड़की को उठा के ले गया। पॉक्सो की धारा के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने दादी और दादा के साथ हरिद्वार जा रही थी। दिल्ली में 2 महिलाओं ने लगाया जबरन वैश्यवृत्ति और गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने किया आरोपी महिला को गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 2 महिलाओं ने एक महिला पर जबरदस्ती वैश्यवृत्ति कराने और 9 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। आरोपी महिला को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गैंगरेप के आरोपी लोगों की तलाश की जा रही है। कि उनकी स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मेडिकल के लिए उनको भेज दिया है और पिंप जो महिला उसको लेके गई थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन और फिलहाल यहां पर गले में जो है बल्ब की माला पहने हुए हैं और मटके फोड़े जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जो है लगातार बीजेपी ये कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये कैसे अच्छे दिन है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बिजली और पानी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, आम जनता परेशान है ही, लिहाजा उसको लेकर के राजनीति भी गर्म है। कल भी एक ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहा था दिल्ली के खानपुर इलाके में। जब तक दिल्ली की बिजली सही नहीं हो जाती, कांग्रेस के लोग रोज सड़कों पर रहेंगे।
रोजाना हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिलती। आज दिल्ली में बिजली और पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग त्राही मांग कर रहे हैं। देश के प्रमुख बैंक अब अपने एटीएम्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम लगाने जा रहे हैं। इस सिस्टम के तहत जो एटीएम्स पर गार्ड रहते हैं उनको हटा दिया जाएगा। एटीएम मशीन पर जो है कई प्रकार से और कई जगह पर सेंसर्स लगाए जाएंगे। अगर कोई भी घटना होती है तो सेंसर्स जो हैं वो बीप करने लगेंगे और एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम होगी और उसको संकेत चला जाएगा कि एटीएम से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। साथ ही 2 वे स्पीकर सिस्टम होगा जिसके जरिए जो सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम जो बैठी हुई है एक लोकेशन पर वो ऑडियो के जरिए बात कर सकेगी। एक हूटर होगा, एक साइन होगा जिसको बजा दिया जाएगा तो क्विक रेस्पॉन्स टीम तुरंत वहां पर अगले 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएगी। जो एटीएम्स हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची बांग्लादेश। टीम इंडिया बांग्लादेश में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। कप्तान सुरेश रैना की अगुवाई में भारतीय टीम आज बांग्लादेश पहुंची। इस सीरीज में धोनी, विराट कोहली, अश्विन जैसे कई सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं हैं। इस सीरीज में मनोज तिवारी और रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को फिर से मौका दिया गया है। कई नए खिलाड़ी भी टीम में शामिल है। पहला वनडे 15 को, दूसरा 17 को और तीसरा 19 जून को खेला जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अमित शाह। ये पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद खाली था। अहमदाबाद में आज हुई एसोसिएशन की बैठक में अमित शाह को निर्विरोध जीसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया। शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय से वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं। 2009 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी को जीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब ये कमान अमित शाह के हाथ में आ गई है। ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष होते हुए भी जीसीए का असली संचालन अमित शाह के हाथों में था। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद अमित शाह को जीसीए का अध्यक्ष बनने की अटकलें शुरू हो गई थी। 24 घंटे